हेलो एवरीवन। तो देखिए सोल्यूशन के लेक्चर को हम लोग आज भी कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। और पिछले लेक्चर में देखेंगे आप, तो मैं वांट हाफ फैक्टर तक पहुंचा था और वांट हाफ फैक्टर को जो है मैं एक तरीके से पहले पढ़ा चुका था। दूसरा तरीका भी अपने पास था जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोग यूज करेंगे, और ये थोड़ा अच्छा भी है क्योंकि इस तरीके से सीख लेंगे तो आपसे न्यूमेरिकल जो आते हैं ना पेपर में, ठीक ना, जेईई मेंस एडवांस जो भी है, तो वहां के क्वेश्चन बनाने में आपको बहुत आसानी होगी। तो कल देखो मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि जो वांट हाफ फैक्टर का एक फार्मूला लिखा था, I इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट थ्योरेटिकल ऑब्जर्व 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एक्स। ये फार्मूला मैंने बोला था, आप अच्छे से इसको याद रखते रहिएगा। ये फार्मूला है तुम्हारा, जब भी वांट हाफ फैक्टर तुम्हें कैलकुलेट करना हो तो ये फार्मूला हमें अच्छे से याद होना चाहिए। मतलब वांट हाफ फैक्टर ये फार्मूला हमें तुरंत पता होना चाहिए, चलो भाई ये फार्मूला है। और ये फार्मूला कब का था? अगर मान लो तुम्हारे पास रिएक्शन ये थी, ठीक है, जब A जो है कन्वर्ट हो जाता था n मोल B में, ठीक है ना, तो ये अपना एक फार्मूला था। फिर देखना ध्यान से, जो x है ये क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन है। अब तुम्हें अच्छे से पता है, यहाँ से फिर अगला केस बनाया था मैंने फॉर डिसोसिएशन। अब देखो जब डिसोसिएशन होगा तो वांट हाफ फैक्टर जो भी आएगा वो ग्रेटर देन 1 आएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि n की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होनी है। एक मॉलिक्यूल ढेर सारे बने n मॉलिक्यूल में देखो कन्वर्ट हो, तभी ये होने वाला है। तो यानी क्या हो गया? n की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए। तो इसके लिए हमने पहला केस पढ़ा था फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जो 100% आयोनाइज हो जाते हैं एक्वस मीडियम में। तो 100% आयोनाइज हो गया, यानी इसका वांट हाफ फैक्टर हम लोग जब निकालेंगे तो इसके लिए अल्फा की वैल्यू क्या हो गई? 1। तो अल्फा की वैल्यू 1 यहाँ अगर पुट कर दो आप तो क्या होगा? देखो n और i दोनों आपस में सेम, क्योंकि ये वैल्यू तो 1 ही हो गई, तो 1 1 कैंसिल हो गया, यानी वांट हाफ फैक्टर किसके बराबर हो गया? i के बराबर, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम लोग? देखो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, और जो है जो आपके इलेक्ट्रोलाइट जो हम लोग देखते थे, स्ट्रॉन्ग एसिड था एग्जांपल, स्ट्रॉन्ग बेस था एग्जांपल, और सॉल्ट था तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। अब HCl था, ये भी ढेर सारे एग्जांपल किए थे, बस रिवाइज कर रहा हूं मैं। तो HCl को जब ब्रेक करोगे तो H प्लस प्लस Cl माइनस, कितनी इनकी वैल्यू हो गई? 2, यानी वांट हाफ फैक्टर कितना हो गया? 2। ऐसे स्ट्रॉन्ग बेसिस में NaOH, Na प्लस प्लस OH माइनस, कितने इनकी वैल्यू हो गई? 2। वांट हाफ फैक्टर कितना हो गया? 2, है ना। इसके बाद सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस का, जैसे Al2SO4 होल थ्राइस, तो Al2SO4 होल थ्राइस को एक बार फिर से दिखा देता हूं मैं। देखो Al2 और क्या है आपका SO4 होल थ्राइस। जैसे ही तुम एक्वस करोगे तो एल्युमिनियम की वैलेंसी क्या होती है? +3, ठीक ना। और प्लस देखो ध्यान से, सल्फेट क्या होता है? SO4 पे 2-। अब देखना एल्युमिनियम के जो आयंस है वो कितने हैं? 2, और यहां से देखिए ध्यान से सल्फेट का कितना है आयन? तुम्हारा 3। तो n की वैल्यू कितनी हो गई तुम्हारी? 5। तो यानी इसके केस में वांट हाफ फैक्टर कितना हो गया? 5। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं, जब हमें वांट हाफ फैक्टर बताना हो और ये जो प्रोसेस है, मतलब A कन्वर्ट n B में हो, लेकिन वो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ना हो, बल्कि क्या हो जाए तुम्हारा? वीक इलेक्ट्रोलाइट, मतलब डिसोसिएशन हो, लेकिन जो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन हम लोग मान रहे थे, उसको हम लोग अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन के लिए पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हुए जो 100% आयोनाइज ना हो, ठीक है ना, तो मतलब कुछ भी 10%, 5% जो भी है इस टाइप का जाएगा, ठीक है ना। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में अब भाई डिसोसिएशन हो रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि I की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी, वरना मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, यानी डिसोसिएशन हो रहा है। और I की वैल्यू हमेशा याद रखो ग्रेटर देन 1 ही आने वाली है, ठीक है ना। I की वैल्यू हमेशा क्या आ जाएगी? ग्रेटर देन 1। और अब क्यों आ रही है I की वैल्यू ग्रेटर देन 1? तो ये भी तुम्हारे पास है वही वाला रूल कि जो n की वैल्यू है वो क्या होगी? ग्रेटर देन आर, जो है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 तो होना ही होना है, मतलब 2 या 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल तो बनने ही बनने हैं। तो अब देखना ध्यान से, इसके केस के जो एग्जांपल हैं वो हम लोग लिखना शुरू कर देते हैं। तो अब देखना ध्यान से, इसके केस में पहला जो एग्जांपल हम लोग लिखते हैं, ठीक ना, एग्जांपल हम लोग फर्स्ट लिखते हैं इसमें, ठीक है ना, एग्जांपल फर्स्ट। तो अब देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट का सबसे पहला एग्जांपल आपने पढ़ा था, याद करो, जितने भी वीक एसिड होते हैं, जितने भी क्या होते हैं? वीक एसिड, यानी जो भी ऑर्गेनिक एसिड होता है ना, वो जनरली क्या होते हैं? वीक। याद करो अगर एग्जांपल वीक एसिड में, आयनिक इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में, तो आपको क्या बताया था? देखो HCl वीक एसिड होता है। आपको क्या बताया था? देखो एसिटिक एसिड आपका वीक एसिड होता है, ठीक है ना। तो ये सब आपके वीक एसिड के एग्जांपल होते हैं, ठीक है ना। और बहुत सारे हैं, जैसे H2S है, ये भी वीक एसिड का एग्जांपल है ना। बहुत सारे एग्जांपल एक्सेट्रा में लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। एक बात और ध्यान में रखते रहना,
जैसे तुम्हें मैं दे दूं H2SO4, ध्यान से देखना ये क्वेश्चन आता भी है, H2SO4 डिसोसिएटेड या आयोनाइजेड 10%, मतलब तुम्हें दे दे कि जो H2SO4 है इसका आयोनाइजेशन 10% ही हो रहा है, तो क्या आप अब स्ट्रॉन्ग एसिड मान के करेंगे क्या सॉल्व इसको? नहीं करना है। तो ये अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो आपको कुछ भी नहीं देखना है, वो सबको वीक एसिड मान लेना है, चाहे वो H2SO4 हो और चाहे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड तुम्हारा HClO4 भी हो। तो अगर ये वर्ड जोड़ दे कि जो है H2SO4 डिसोसिएटेड 10%, 2%, 5%, तो समझ जाना है कि ये तुम्हारा फिर ठीक है ना वीक एसिड ही है, फिर स्ट्रॉन्ग एसिड का काम ये नहीं करने वाला है। तो फिर हम लोग अब क्या करेंगे, जब अपना वीक एसिड आ जाए इसके केस में कैसे कैसे वांडा फैक्टर निकालेंगे, तो फार्मूला तो तुम्हें पता ही है, I इज इक्वल टू क्या फार्मूला है देखो 1 प्लस n-1 और इंटू अल्फा, चाहे जो भी आपको लिखना है यहाँ से लिख लीजिए। अब एक एक क्वेश्चन जैसे मान लो हमें एक एग्जांपल करता हूं, मैं तुम्हें बोलूंगा मुझे वांडा फैक्टर बताइए वीक एसिड का, ये दे रहा हूं कि ये आपका इसका आयोनाइजेशन हो जाता है 10%, ये क्वेश्चन में तुम्हें मान लो गिवन है। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, सबसे पहले इसका डिसोसिएशन का इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन सॉल्व करिए फिर अगले पार्ट में करते हैं इसको।